चुनाव ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते। असल में ये लोगों की उम्मीदों, उनके डर और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद का एक आईना होते हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम असम के दिसपुर के डेटा की गहराई में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि वहां के नतीजे सिर्फ हार जीत के बारे में नहीं, बल्कि शासन से जुड़ी गहरी उम्मीदों के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, दिसपुर असम का प्रशासनिक दिल है। ये एक 100% शहरी निर्वाचन क्षेत्र है, जहां करीब 2,40,000 मतदाता रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक राजधानी नहीं है, ये पूरे भारत के शहरी केंद्रों के सामने जो चुनौतियां और मौके हैं, उनका एक छोटा सा मॉडल बन जाता है, चाहे वो बुनियादी ढांचे की बात हो या फिर राजनीतिक भागीदारी की। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत गहरा और कह सकते हैं जटिल है। आबादी में लगभग 85% हिंदू और 12.5% मुस्लिम हैं। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू समुदाय के अंदर भी असामी और बंगाली मूल के लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से गुंथी हुई हैं, जो यहाँ की राजनीति को एक बहुत ही दिलचस्प और कई परतों वाली पहचान देती है। इतनी विविधता के बावजूद आप जानते हैं, लोगों की जो असल परेशानियां हैं वो हैरान करने वाली रूप से एक जैसी हैं। यहां बात किसी बड़ी विचारधारा की नहीं हो रही, बात हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी मुश्किलों की, जैसे जाम पड़ी नालियां, साफ पानी की कमी और खस्ता हाल सड़कों पर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना। ये वो मुद्दे हैं जो हर एक की जिंदगी पर असर डालते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये चुनावी डेटा असल में हमें बताता क्या है? अगर हम सारे शोर को एक तरफ कर दें तो 3 बिल्कुल साफ संकेत उभर कर सामने आते हैं। ये संकेत दिसपुर की जनता का वो संदेश है जो उन्होंने अपने वोटों के जरिए दिया है। पहला संकेत है जीत का विशाल पैमाना। 2021 में जो बीजेपी की जीत हुई वो कोई नजदीकी मुकाबला नहीं था, वो एक तरह का राजनीतिक भूचाल था। लगभग 83,000 वोटों का अंतर सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त जनादेश है। ये साफ साफ दिखाता है कि मतदाताओं ने एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक फैसला सुनाया, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। दूसरा संकेत हमें तब मिलता है जब हम ये देखते हैं कि लोग आखिरकार शिकायत किस बारे में कर रहे हैं। यहां कोई बड़ी राष्ट्रीय बहस नहीं है, यहां हैं सबसे बुनियादी नागरिक जरूरतें, पानी, सफाई, ट्रैफिक। यही मुद्दे हर बातचीत पर हावी हैं, जो ये साफ करता है कि इस चुनाव का केंद्र बिंदु शासन ही था। और तीसरा संकेत मिलता है विपक्ष की स्थिति से। जो सरकार विरोधी वोट था वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ, वो बट गया। जहां कांग्रेस को 17% वोट मिले, वहीं एक तीसरी पार्टी असम जातीय परिषद 12% से भी ज्यादा वोट ले गई। वोटों का ये बिखराव, ये बंटवारा सीधे सीधे सत्ताधारी दल के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये जो डेटा का विश्लेषण है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की जड़ तक जाता है। देखिए, हर इंसान को सम्मान से जीने का हक है, और यह सम्मान तब और मजबूत होता है जब नागरिक सूचित हों और सार्वजनिक बहसों में जिम्मेदारी से हिस्सा ले सकें। इन चुनावी गतिशीलताओं को समझना उसी दिशा में एक जरूरी कदम है। इस नतीजे को अगर सच में समझना है तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ये चुनाव सिर्फ किसी एक उम्मीदवार की हार या जीत के बारे में नहीं था, ये एक लंबे समय से चल रहे टकराव का नतीजा था। ये 2 विरोधी राजनीतिक व्यवस्थाओं की कहानी है, जो पर्दे के पीछे सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। एक तरफ सत्ताधारी भाजपा की व्यवस्था थी, जिसने शहरी हिंदू वोट को एक साथ लाया और बूथ स्तर पर एक बेहद मजबूत संगठन खड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की व्यवस्था थी, जिसका पारंपरिक समर्थन का आधार बिखर चुका था और जिसका जमीनी ढांचा कमजोर पड़ गया था। तो ये व्यक्तियों की नहीं, बल्कि 2 संगठनात्मक ताकतों की लड़ाई थी। और हां, इसके अलावा बाहरी माहौल ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई। राज्य स्तर पर जो राजनीतिक हवा चल रही थी, लोगों की आर्थिक चिंताएं थीं और सोशल मीडिया की जो बढ़ती ताकत है, इन सब ने मिलकर किसी भी विपक्षी ताकत के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण रणक्षेत्र तैयार कर दिया। आज को समझने के लिए हमें कल में झांकना ही होगा। तो चलिए जरा वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले 3 दशकों के चुनावी इतिहास को खंगालते हैं। सिर्फ तभी हम उन लंबी अवधि के रुझानों को समझ पाएंगे जिन्होंने आज के राजनीतिक परिदृश्य को ये शक्ल दी है। दिसपुर का चुनावी सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1991 में कांग्रेस जीती, फिर 1996 में असम गण परिषद ने वापसी की। लेकिन 2001 से 2011 तक एक पूरे दशक के लिए ये सीट कांग्रेस का एक मजबूत किला बन गई। और फिर 2016 में एक राजनीतिक भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जब बीजेपी ने हैरत अंगेज 78% वोटों के साथ सीट पर कब्जा कर लिया।
2021 में भी यही सिलसिला जारी रहा, जिसने इस नई राजनीतिक हकीकत पर मोहर लगा दी। तो ये पूरा इतिहास हमें सिखाता क्या है? इन बदलते नतीजों के पीछे आखिर कौन से सबक छिपे हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि मतदाताओं की वफादारी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। हमने एक पार्टी के समर्थन को धीरे धीरे बिखरते देखा है और 2011 के बाद एक नई ताकत को तेजी से उभरते देखा है। ये बस यही दिखाता है कि जब मतदाताओं की उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो बड़े और निर्णायक बदलाव करने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया जाए। देखिए, किसी भी वापसी का रास्ता अनुशासित और लोगों पर केंद्रित होना चाहिए। आप एक ही छलांग में पहाड़ नहीं चढ़ सकते, है ना? आप एक एक कदम बढ़ाकर ही चढ़ते हैं। ठीक उसी तरह इस विशाल काम को छोटे छोटे संभालने लायक कदमों में बांटना होगा। इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला है चुनावी चेहरा, यानी बटे हुए सत्ता विरोधी वोटों को एक साथ लाना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, मतलब बूथ स्तर से संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा नैरेटिव चेहरा, यानी लोगों के मुद्दों पर एक सकारात्मक विजन देना। और चौथा संसाधन चेहरा, यानी कम संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। लेकिन सिर्फ संगठन बनाना ही काफी नहीं होता। मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतने के लिए उनकी शिकायतों को ठोस और भरोसेमंद नीतिगत समाधानों में बदलना होगा। एक ऐसा पुल बनाना होगा जो लोगों की शिकायतों को सीधे शासन से जोड़ता हो। भरोसा सिर्फ वादों से नहीं बनता। ये तब बनता है जब कोई नेता समस्याओं की साफ समझ दिखाए और उन्हें सुलझाने का एक विस्तृत प्लान पेश करे। मतदाता जानना चाहते हैं, तूफानी नालों के लिए आपकी योजना क्या है? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर बनाएंगे? याद रखिए, ठोस समाधान ही वो नींव है जिस पर विश्वास की इमारत खड़ी होती है। और इस जुड़ाव को बनाते समय एक और मूल्य सबसे ऊपर है, सहमति और गोपनीयता। किसी भी मतदाता से संपर्क करते वक्त भारत के कानूनी ढांचे के तहत व्यक्ति की गरिमा और उसकी निजता का सम्मान करना एक अटल प्रतिबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता भरोसे पर बनता है, दखलंदाजी पर नहीं। अंत में आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। विजेता वो नहीं होगा जो सबसे जोर से चिल्लाए, बल्कि वो होगा जो शहर की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की आवाज को सबसे ध्यान से सुनेगा। शहर की हालत को लेकर जो एक आम बेचैनी है, असल मौका वही मौजूद है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ऐसा गुवाहाटी जो अपने लोगों के सपनों के लायक हो। एक ऐसा शहर जहां नाले काम करते हों, पानी साफ हो और हर नागरिक का भविष्य रोशन हो। ये एक सीधी लेकिन शक्तिशाली सोच है, जो पहचान की हर दीवार को लांघ जाती है और हर किसी को इसे बनाने में हिस्सा लेने के लिए बुलाती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।